आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप और महाद्वीप। मैंने इसको लेकर के एक बार जो है ना कॉस्मॉस पब्लिकेशन का करवाया है, एक चैप्टर फुल पूरा करवाया है। तो उस चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको करने में। अगर नहीं देखते हैं तो ऐसे भी टेस्ट लगा सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है ये। आगे देखते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, यानी मिल्की वे। आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। ये वर्गीकृत की गई है, मतलब और किस तरह से वर्गीकृत की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। तारे का रंग सूचक है, जो तारा है उसका रंग सूचक है। कैसा सूचक है? उसके ताप का। ताप से उसका रंग जो है वो निर्धारित होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ये कहलाती है, ये सीमा जो है ना वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ये है कृष्ण विवर। ठीक है ना, कृष्ण विवर इसको हिंदी में बोलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। भारतीय वैज्ञानिक थे ये, बाद में अमेरिका में सेटल हो गए थे। नोबेल प्राइज़ मिला इनको, और शायद इनके भतीजे को भी मिला था नोबेल प्राइज़। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व, बहुत हाई डेंसिटी है, जिसके कारण जो है वो प्रकाश भी उससे बाहर नहीं जा पाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशंस हैं? देखिए टोटल 88 हैं, ज्ञात 88 हैं। होंगे तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अभी तक जो ज्ञात है ना कॉन्स्टिलेशंस, उनकी संख्या 88 है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? देखिए कृष्ण मास्टर है ना, अजीब सा नाम ही है, ये नहीं है, बाकी तो सारे हैं ही। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ये कहलाता है नक्षत्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम लोग बहुत लंबी दूरी का पता करते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। एक प्रेक्षक है, वो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ अवस्थित है? विषुवत रेखा पर है वो। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, सतभैया भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो देखिए बाइट तो कंप्यूटर में होते हैं। सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिकाएं नहीं है सौरमंडल का भाग। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले बोला था कोपरनिकस ने।
किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ये कहा था कोपरनिकस ने। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है? तो 8 ही ग्रह रह गए हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और अरुण के बीच है? तो ये है बृहस्पति और शनि। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो यह है बुध एवं शुक्र। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य में है पृथ्वी। सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो ये है बुध। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? फ्लोरिडा जो है ना, वो सौरमंडल का नहीं है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है उत्पन्न होती है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो न्यू मून में, प्रतिपदा में, न्यू मून डे में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पच्छाव यानी कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। चलिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लिष्ट भाषा आपको लग रही होगी, लेकिन 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ये है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ये फैक्ट है ना, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, याद रहता नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसको भी याद रखना पड़ेगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है? 3 जनवरी को। निम्नलिखित, 1 मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? देखिए, जो सबसे नज़दीक रहेगा वही तो करेगा। तो बुध सबसे नज़दीक है, तो बुध सबसे जल्दी करता है। आसान प्रश्न भी आता है बीपीएससी में, कई बार एकदम मुफ्त के नंबर मिलेंगे तो उसको बटोर लेने हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र, इनके उपग्रह नहीं हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म रहने का एक कारण है, उस पर जो मीथेन गैसों का क्लाउड है ना, उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। वेनस को बोलते हैं इवनिंग स्टार। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो ये है शुक्र। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है?
ये कहा था अरस्तु ने कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो ये है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो ये है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, देखा जाए तो तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8.5 मिनट लेता है, लेकिन चलिए 8 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट को हम लोग मान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो ये है मंगल। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है मंगल। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय लगता है? देखिए सूर्य को कितना समय लगता है, तो ये लगता है 365.25 दिन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? देखिए 29.8 किलोमीटर सेकंड के रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है पृथ्वी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना मौसम बदलने का एक कारण है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की हो जाएगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर रहती है अधिक? 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक होती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, भाई उसका तो क्या होना है? उसका तो यही होगा कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान वैसी की वैसी घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लोहे से बना है, वो लौह से बना है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? मंगल के विषय में ये सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। जहाँ जल रहेगा वहाँ जीवन हो जाएगा, बस यही है कस। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भाई बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है?
तो वो भी है बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह भी सबसे बड़ा ग्रह ही होगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? तो यह है बृहस्पति। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? बृहस्पति के सबसे अधिक चंद्रमा है। वैसे कई बार ये कन्फ्यूजन होता रहता है, तो बृहस्पति घोट लीजिए सबसे मतलब कुछ चीज़ों में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय ले लेता है। शनि जो है वो दरअसल कितना समय ले लेता है? तो 29.5 वर्ष ले लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि के चारों ओर वलय हैं। शनि ग्रह, अब शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से गर्म ग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। किसका है ये? शनि का। शनि का है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। किसका है ये? शनि का। मूवी भी आई थी टाइटन बहुत पहले। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? ये लेता है 84 वर्ष। बहुत दिन लेता है ये। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो ये लेता है नेपच्यून। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए, प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। प्लूटो जो है ना अब ग्रह नहीं रहा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा बुध ग्रह है। सिंपल है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो यह है नेपच्यून। वरुण बोलते हैं। सबसे ज़्यादा समय भी इसी को लगता है परिक्रमा में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में रखा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? ये है चंद्रमा पर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए, चंद्रमा जो है ना वो ग्रह नहीं है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार घट जाता है। सिंपल है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। ठीक है ना। 3,84,000 किलोमीटर। 384,000 किलोमीटर सीधा याद रखिए। क्या कन्वर्जन करना इसमें? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं उनको। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप क्या है दरअसल? हेल-बॉप एक पुच्छल तारा है। किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हेल-बॉप। उन्होंने इसकी खोज की होगी। उल्का है। उल्का क्या है? उल्का है तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है ये।
पृथ्वी को हम लोग लेते हैं, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो वह है 45 डिग्री दक्षिण। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। बाकी तो हो ही नहीं सकती है, बाकी आप ऐसे भी ट्राई करेंगे देखिएगा तो कोई फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये नहीं होगी। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में है ये। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये अवस्थित है अंध महासागर में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? इसका तो कैलकुलेशन है, आप सीधा कैलकुलेशन के जरिए भी जान सकते हैं। ये ऐसे भी देखिए तो 0 डिग्री पश्चिम पर ये हो जाएगा। ये 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर हो जाएगा, ये है ना। ये उत्तर के अनुसार से देखें तो यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समानांतर होगा। तो ये होगा 6 घंटे का। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो यह है 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर मेरिडियंस में दिखाई दी? तिरानवे डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये सबसे पहले दिखाई दी थी। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो देखिए ये तो प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोलेंगे। प्रथम याम्योत्तर नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है, वो बाकी जगहों से तो गुजरती है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होता। देखिए अदीस अबाबा इथियोपिया का टाइम जो है ना बाकी सबसे अलग होता है। बाकी लंदन, लिस्बन, आकड़ा यानी घाना, वो सब एक ही समय रेखा पर स्थित है। जब IST याम्योत्तर मेरिडियंस पर दोपहर होती है तब पृथ्वी पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है। तो ये है 90 डिग्री वेस्ट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? ये होगा 6:30 बजे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जलरमणु मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये है बेरिंग जलरमणु मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर से जल्दी पहुंच जाएगा वो। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीन मीन टाइम GST 3 प्रातः है, उस स्थान की देशांतर रेखा क्या होगी? पैंतालीस डिग्री पूर्व होगी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,045 किलोमीटर है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है केनिया से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह है सिंगापुर। ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यह है अफ्रीका से होकर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो ये होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? देखिए 23 सितंबर को ना रात और दिन बराबर होते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है ये। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? ये होती है भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। भाई विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात भी तो होगी। ये एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ये होता है 22 दिसंबर को। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, ये है 22 दिसंबर। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, ये होता है 21 जून को। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओसिमंड ने ऐसा कहा था। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य
3.5 मिलियन वर्ष का है, बहुत पुराना है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का उदाहरण है। चट्टानों से क्वेश्चन को देखते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये सत्य है। आगे देखते हैं। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है, उसको देख लेते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार पत्थर है क्योंकि इसका उत्तर तो यहाँ नहीं दिख रहा है। ये देखिए, बलुआ पत्थर एक परतदार पत्थर है क्योंकि पानी के नीचे बनती है, समझेगा ना। ये ज़्यादा सही उत्तर रहेगा कि ये जो है ना पानी के नीचे बनती है, इसलिए परतदार हो जाती है, पानी के नीचे बनती है। मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प भी सबसे ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। जहाँ भी पानी का थोड़ा सा भी अंश होगा तो जलवाष्प निकलेगा। तो यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए तो जलवाष्प ही ज़्यादा निकलेगी इसमें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैग्मा। और निकल गया तो वही होगा लावा, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर पिघला है तो मैग्मा है, बाहर निकल गया तो लावा हो जाएगा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो ये कहते हैं इनको प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तंजानिया में अवस्थित है। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है ये। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली है प्रकाश स्तंभ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये किलायु है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यही है। अब चलिए भूकंप से संबंधित 4 क्वेश्चन को देखेंगे। रिक्टर पैमाने पर उपयोग होता है नापने के लिए। भूकंप की तीव्रता ही नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और तो क्या होगा। फिर भी सारे ऑप्शंस को देख लेना बेस्ट होता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका
क्षेत्रफल से के अनुसार सबसे बड़ा है अफ्रीका। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। बस इसको पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, अपलोड करने में काफ़ी डेटा का भी खर्च होता है। तो जितने लोग हैं इसको लाइक कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक से। शेयर कर दीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मेंस के लोग को लेकर के काफ़ी मटेरियल को बनाना है और काफ़ी और भी चीज़ों में मेहनत करनी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी थोड़ा और इसको एडवांस करने की समय के साथ साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।